गांव बेलापुर में लोग सुबह सूरज देखकर नहीं, राधिका को देखकर दिन शुरू करते थे, क्योंकि राधिका की पहचान उसका चेहरा नहीं, उसके बाल थे, इतने लंबे कि जब वो आंगन में बैठती उसकी चोटी जमीन पर लहर की तरह फैल जाती, इतनी भारी कि उसे दोनों हाथों से संभालना पड़ता, और इतने अलग कि गांव वाले फुसफुसाकर कहते, इतने लंबे बाल तो किसी के भी नहीं होते। राधिका सांवली थी और गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था और उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। माँ उसे हमेशा समझाती थी, बिटिया, अपने रंग को लेकर कभी दुखी मत होना, रंग तो बस बाहर होता है, असली सुंदरता दिल में होती है। अगर तू दिल से अच्छी रहेगी, मेहनत करेगी और किसी का बुरा नहीं करेगी, तो एक दिन वही लोग जो आज तुझे ताना मारते हैं खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। राधिका माँ की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा देती थी। उसे माँ की बात सही लगती थी, पर उसे ये भी पता था कि दुनिया सिर्फ अच्छाई देखकर नहीं बदलती, कई लोग बिना वजह ताने मारते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था माँ और बेटी का। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन दिल्ली के सिंह परिवार से रिश्ता आया। घर बड़ा था और परिवार भी अमीर था। राधिका की शादी घर के छोटे बेटे से तय हो गई, इसीलिए राधिका उस घर में देवरानी बनकर आई। लेकिन उस घर में पहले से ही एक बहू थी, नैना यानी जेठानी। वो गोरी थी, शहर में पली बढ़ी थी, महंगे कपड़े पहनती थी और उसकी बातें अक्सर चुभाने वाली होती थी। पहली ही मुलाकात में नैना ने ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो तुम ही नई देवरानी हो, गांव से आई हो? राधिका ने आदर से सिर झुकाया। नमस्ते जेठानी जी। नैना हंस पड़ी। जेठानी जी मत बोलो, मुझे मैम बोलो, ये गांव नहीं है। राधिका को ये बात बहुत बुरी लगी, दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई, जैसे उसे रोज चुप रहना पड़ेगा। ऐसे ही अब दूसरे दिन से ही राधिका की जिंदगी का कैलेंडर बदल गया। सुबह 5 बजे उठो, रसोई संभालो, और नैना 10 बजे उठकर कॉफी, परफ्यूम, पार्टी की तैयारी। नैना हर मौके पर ताना मारती और तानों का निशाना हमेशा राधिका का रंग और उसके बाल होते। इतने लंबे बाल किस काम के, झाड़ू बना ले, काम आएंगे। गांव में देवी बनती होगी, यहाँ बस काम करेगी। तू नहीं, तेरी चोटी पहले कमरे में आती है। किस्मत भी देख, बाल इतने बड़े और भाग्य इतना छोटा। मेरे दोस्तों के सामने मत आना, उनकी फोटो खराब हो जाएगी। राधिका ऊपर से हंसने की कोशिश करती, लेकिन रात को जब वो अपने लंबे बाल खोलकर बैठती तो उसे लगता जैसे उसके आंसू उसके बालों में ही उलझ गए हैं। कभी कभी वो सोचती, भगवान ने मुझे इतने लंबे बाल क्यों दिए? फिर खुद को समझाती, शायद इसकी कोई वजह होगी। नैना को हर हफ्ते पार्टी करना पसंद था। उसके अमीर दोस्त आते, खूब शोर होता, हंसी मजाक, सेल्फी और दिखावा चलता। राधिका को बस काम के लिए रखा जाता, पानी देना, स्नैक्स लाना, प्लेट उठाना और बाद में सफाई। एक दिन पार्टी में नैना के दोस्त ने मजाक उड़ाया, नैना, ये मेड है क्या? मेड नहीं, मेरी देवरानी है, काम करने के लिए ही है। ये बाल असली है, इतनी लंबी चोटी? हाँ, असली है, इसी से तो घर साफ करवाती हूँ। और रपुंज़ल, पानी दे और बाल पीछे कर, हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी। सही कहा, मेरे दोस्तों के सामने ज्यादा मत आना, फोटो खराब हो जाएगी। राधिका की आंखें भर आई। वो चुपचाप अंदर गई और अपने बाल कसकर बांध लिए, जैसे अपने आत्मसम्मान को बांध रही हो। नैना सिर्फ राधिका को ही नहीं, पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाती थी। वो सास ससुर को ताने देती और अपने पति जेठ को धमकाती रहती, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी और अमीर से शादी कर लूंगी। सास डर जाती, बहू, इस घर की इज्जत का सोचो। इज्जत पैसे से होती है, संस्कार से नहीं। राधिका का पति,
अच्छा और सीधा था, लेकिन थोड़ा कमजोर था। वो राधिका को देखता, कुछ बोलना चाहता, पर नैना के सामने उसकी आवाज नहीं निकलती। राधिका मन ही मन सोचती, मेरे लिए किसी को लड़ने की जरूरत नहीं, भगवान सब देख रहा है। राधिका के ससुराल में कुछ दिन और बीत गए। फिर एक रात ऐसी आई जब तेज आंधी बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और छत पर पड़े कपड़े उड़ने लगे। राधिका कपड़े समेटने छत पर गई। तभी छज्जे के पास कुछ फड़फड़ाया। एक हरा नीला तोता भीगा हुआ, घायल और कांपता हुआ पड़ा था। राधिका ने उसे दुपट्टे में लपेट लिया। डरो मत, मैं हूँ। उसी समय तोता बोल पड़ा, तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुझे बचाऊंगा। राधिका हैरान रह गई। तुम बोलते हो? मैं साधारण तोता नहीं, मैं वनराज का दूत हूँ। तेरे बाल बहुत खास हैं, इनमें प्रकृति का एक रहस्य छिपा है। राधिका की आंखें भर आई। मुझे बस इतना चाहिए कि लोग मुझे इंसान समझे। पहले तू मेरी मदद कर, फिर मैं तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाऊंगा कि लोग तुझे देखकर चुप हो जाएंगे। मदद? कैसी? कर तेरी जेठानी लालच में आकर एक गलत कदम उठाएगी, वहीं से उसका पतन शुरू होगा। तू उसे रोकने की कोशिश करना, यही तेरी परीक्षा है। राधिका की धड़कन तेज हो गई। कहानी का असली मोड़ अब बस अगली सुबह आने वाला। सुबह नैना चमकते हुए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। आज बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसा डबल ट्रिपल होगा। राधिका डरते हुए बोली, जेठानी जी मत जाइए, ये लोग सही नहीं लगते। नैना हंस पड़ी। गांव वाली मुझे समझाएगी, अपना काम कर और अपने बाल समेट, मेरे रास्ते से हट। मेरी बात मान लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उस समय उसकी चोटी खुल गई। उसके बाल पूरे कमरे में फैल गए, जैसे काली नदी बह गई हो। एक पल को सब चुप हो गए। नैना के दोस्त बाल देखकर रुक गए। ये बाल बहुत कीमती है, इनसे हर्बल चीजें बन सकती हैं। राधिका डर गई। उसे समझ आ गया कि खतरा सिर्फ नैना को नहीं, उसे भी है। लेकिन नैना फिर भी चली गई और उसी दिन सब कुछ बदल गया। असल में वो इन्वेस्टमेंट पार्टी नहीं थी, वो तो धोखे का जाल था। नैना के जो अमीर दोस्त थे वो उसके गहने, पैसे और कागजात लेकर गायब हो गए। ऊपर से पुलिस का चक्कर, बदनामी और समाज में तमाशा बन गया। नैना ने मायके फोन लगाया, लेकिन वहाँ से साफ जवाब मिला, हमें मत फंसाओ, अब तुम हमारी नहीं। घर में सास ससुर का चेहरा उतर गया। जेठ यानी नैना का पति भी टूट गया और नैना जो कल तक सबके सामने मैम बनकर घूमती थी, आज रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घमंड ने तुझे उड़ाया था, वही घमंड तुझे गिरा देगा। कुछ ही महीनों में नैना की गाड़ी, कपड़े, मेकअप सब चला गया। अब वो लोगों से नजरें चुराने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास खाने तक को पैसे नहीं बचे। फिर एक दिन वही नैना सड़क किनारे बैठी मिली, फटे कपड़े, बिखरे बाल, हाथ फैला हुआ। अब वो सच में भिखारी बन चुकी थी। पास से गुजरते लोग फुसफुसाने लगे, देखो घमंड का अंजाम, जो दूसरों को नीचा दिखाता है वो एक दिन खुद नीचे चला जाता है। उसी रात तोता फिर आया। तूने उसे रोकने की कोशिश की तो इंसानियत में पास हो गई। राधिका की आंखें भर आई। पर मेरी जिंदगी। तोते ने उसकी चोटी पर हल्का सा स्पर्श किया। हवा चली और उसके बालों से हल्की सी हरी नीली रोशनी निकलने लगी। राधिका के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। ये चमक सिर्फ रंग की नहीं थी, ये आत्मविश्वास की चमक थी। ये गोरा होना नहीं है, ये तेरी असली रोशनी है। अब कोई तुझे काम वाली नहीं कहेगा। राधिका हैरान हो गई। और मेरे बाल? तेरे बालों में प्रकृति का राज है, इन्हीं से तू अपना भविष्य बनाएगी। फिर राधिका ने गांव की जड़ी बूटियों और अपने बालों की खास खुशबू से प्राकृतिक चीजें बनाना शुरू किया। हेयर ऑयल, हेयर मास्क, उपटन वगैरह। कुछ समय बाद उसका ब्रांड बन गया, राधिका नेचुरल हेयर। लोग कहते, इसके प्रोडक्ट्स में वही खुशबू है जो राधिका के बालों में आती है। और राधिका सच में अमीर बन गई, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं आया।
उसके चेहरे पर बस शांति और आत्मसम्मान था, जैसे उसके लंबे बालों में लिपटा हुआ। एक शाम उसी गली में नैना बैठी थी। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा उतर गया था और आंखें सूखी थी। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। कार से एक महिला उतरी, साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और उसके पीछे वही बहुत लंबी चोटी जो आज भी चलने पर जमीन को छू रही थी। लोग देखते रह गए। नैना ने सिर उठाया और कांप गई। राधिका। राधिका ने नैना को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस पुराने दर्द की याद थी। पहचान लिया अब भी? नैना की आंखें भर आई। मैंने तुझे बहुत रुलाया, बहुत ताने मारे, मुझे माफ कर दे। आज समझ आया, इंसान को रंग से नहीं दिल से पहचानते हैं। मुझे बचा ले राधिका, मैं बहुत थक गई हूँ। राधिका का गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने नैना के सामने पानी की बोतल रख दी। भूख मिटाना आसान है, लेकिन घमंड मिटाना मुश्किल होता है। मैं भी हर रात टूटती थी, पर मैंने खुद को संभाला। नैना की आवाज कांप गई। मैं बदल जाऊंगी, बस एक मौका दे दे। याद रखना जेठानी जी, इज्जत रंग से नहीं कर्म से मिलती है। और मेरे बाल मेरे लिए जादू नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरी पहचान है। जब तुम मेरी चोटी खींचकर हंसती थी, तब मेरा दिल भी चीखता था। आज वही चोटी मुझे खड़ी रखे हुए है। तभी हवा में तोते की आवाज गूंजती है, जैसे हवा नहीं किसी की सीख बोल रही हो। देख लिया नैना, घमंड का घर रेत पर बनता है, एक दिन ढह ही जाता है। और राधिका, तूने बदला नहीं लिया, तूने खुद को बनाया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, किस्मत वही बदलती है जो किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर चलती है। राधिका के बाल लंबे हैं, पर उससे भी लंबा है उसका धैर्य, और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। नैना, अगर सच में बदलना चाहती है तो पहले अपने दिल से माफी मांग, फिर दुनिया से। तोते की बात सुनकर नैना की आंखें और झुक गई। राधिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़ गई और उसकी लंबी चोटी जैसे पीछे पीछे एक संदेश छोड़ती गई। धैर्य जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी। हे भगवान, ठंड है या आफत, और ऊपर से बहू हमें यहाँ जंगल में ले आई है। हो ना हो, कल तो मेरी अर्थी उठना तय है। माँ, शुभ शुभ बोलो, भाभी तो यही चाहती है, वरना यहाँ जंगल में ठंड के दिनों में क्यों आते। बस आज की रात निकल जाए, मैं कल सुबह वापस अपने घर चली जाऊंगी। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी कि अचानक तेज तूफान चलने लगा। ठंड तेज हो गई। दोनों बुरी तरह से ठंड में कांप रही थी। आखिर क्यों सब लोग ठंड में अपना घर छोड़कर पेड़ पर रहने के लिए आए, और इस बात को जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आओ भाभी, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। आपके गांव में तो बस भी नहीं चलती, यहाँ पर मेट्रो का आनंद लेना। और नहीं तो क्या, ना जाने क्यों तेरे पापा जी ने अपने दोस्त की बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा दी। कहाँ वो पढ़ा लिखा इंजीनियर, और कहाँ ये गाँव की BA पास लड़की। अरे बस करो मोहित की माँ, बहू को घर के अंदर आने दोगी या दरवाजे पर ही सारी पंचायत कर लोगी? हाँ हाँ, आई ना भीतर, मैंने कब रोका है। ऐसे ही सास ननद के तानों के साथ सुरभि का गृह प्रवेश हो गया। अगले दिन सुरभि की पहली रसोई थी, तो उसने देखा सास पहले ही किचन में मौजूद थी। देखो सुरभि, तुम इस घर की बहू तो बन गई हो, मगर अपने आप को इस घर की मालकिन मत समझना। आज तक ये घर रसोई मेरे हिसाब से चलती थी, आगे भी मेरे हिसाब से चलेगी। आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाने में कुछ भी बना लो, मगर मेरी और तुम्हारी ननद टिम्पल के लिए डाइट खाना ही बनाना। हम लोग तला हुआ खाना नहीं खाते। अब सुरभि तो सोच कर आई थी कि अपनी पहली रसोई में दाल का हलवा, खीर, पूड़ी, पकौड़ी बनाएगी, मगर यहाँ तो डाइट का खाना बनना था। अब उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। फिर उसने गूगल की मदद से अपनी सास और ननद के लिए डाइट का खाना बनाया और घर के बाकी लोगों के लिए अलग खाना बनाया। सब लोगों को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। बेटा सुरभि, बहुत दिनों के बाद खाना खाकर आत्मा तृप्त हुई है। अरे
ये सब तो कोई भी बना सकता है, ज्यादा तारीफ करके बहू को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। सुरभि जहाँ प्यार और अपनेपन से घर वालों का दिल जीत रही थी, वहीं उसकी सास को लगता था कि सुरभि घर वालों को अपने वश में कर रही है। जब देखो तब इन लोगों के मुंह पर बस सुरभि का ही नाम रहता है। कल की आई हुई लड़की को लगता है कि वो मेरी जगह छीन लेगी। माँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बड़ी भाभी ने भी आकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, मगर हमने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। कुछ दिनों में इनको भी समझ आ जाएगा। दोनों माँ बेटी सुरभि के खिलाफ साजिश कर ही रही थी कि अचानक सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें पैनिक अटैक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, मगर जब डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो सब लोगों की जान में जान आ गई। सुरभि बेटा, कितनी बार तेरी सास को कहा है इतनी टेंशन मत लिया करो, मगर वह टेंशन लेती है, खुद भी परेशान होती है और घर वालों को भी परेशान करती है। पिताजी, माँ को ये बीमारी कब से है? पिछले 10 सालों से वो इस बीमारी से जूझ रही है ना जाने कब ये ठीक होगी। पिताजी, मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया है। यदि आप कहें तो मैं माँ की बीमारी ठीक कर सकती हूँ। अरे वाह, हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी बहू डॉक्टर भी है। सुरभि अपने ससुर जी की परमिशन मिलने के बाद शहर से निकल पूरे परिवार के साथ गांव जाने की प्लानिंग करती है। अरे, इस लड़की में तो अकल नहीं है, मगर तुमने तो सोच समझकर फैसला लेना था। इतनी ठंड में हम लोग गांव क्यों जाएंगे? अरे, ये क्यों सोच रही हो कि हम लोग गांव जा रहे हैं? यह सोचो पूरा परिवार एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है। आपको भाभी के साथ जाना हो तो जाओ, मैं और माँ कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी माँ तो हम लोगों के साथ जाएगी। ये कहते हुए सुरभि के ससुर जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव आ गए। शहर में तो धुएं के कारण कोहरा गहरा होता है तो ठंड कम होती है, मगर गांव में स्वच्छ हवा बहुत अच्छी लगती है और ठंड भी बहुत तेज लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है! ये हम गांव में आए हैं या हिमालय? ऐसी सर्दियों में छुट्टियां मनानी थी, मैं तो जम जाऊंगी। अरे गांव आई हो, गांव के मजे लो। ऐसी ठंड और शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? हवा? ये तो बर्फ का तूफान है पापा। माँ, चलो यहाँ से, वरना हम जम जाएंगे। और नहीं तो क्या। और यहाँ वो होटल कहाँ है जहाँ हमें रुकना है? यहाँ होटल नहीं है, हम लोग पेड़ पर रुकेंगे। ये देखो, बरगद का बड़ा सा पेड़, इस पर बना खूबसूरत ट्री हाउस। हम लोग यहीं रुकेंगे। क्या कहा? इस पेड़ पर रुकेंगे? नहीं, कभी नहीं। इस पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? आप यहाँ मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। ओह, तो ये तुम्हारा प्लान है? ये है तुम्हारी नेचुरोपैथी? हमें बंदर बनाकर पेड़ पर टांग दिया। सुरभि, ये तूने जानबूझकर किया है ना, मुझसे बदला लेने के लिए। और नहीं तो क्या, हमें यहाँ जंगल में ले आई। बस माँ जी, एक रात की बात है। इस पेड़ की लकड़ी और ताजी हवा आपकी पैनिक अटैक के लिए रामबाण है। ऊपर चलिए, वहाँ गर्मा गर्म काढ़ा तैयार है। मुझे नहीं पीना कोई काढ़ा वाड़ा। बस आज रात और हम लोग यहाँ रुकेंगे, कल चले जाएंगे। रात गहरी हुई और बर्फीली हवाएं ट्री हाउस की खिड़कियों से टकराने लगी। सास और डिम्पल डर के मारे एक दूसरे से चिपकी हुई थी। तभी अचानक नीचे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। डिम्पल खिड़की से बाहर झांकती है और चीख पड़ती है, माँ नीचे देखो, कोई है। और ये हर तरफ धुआं कैसा? बेटी के कहने पर जब सुनंदा ने देखा तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्हें लगा कि शायद सुरभि उन्हें डराने के लिए ये सब कर रही थी। तभी सुरभि अंदर आई। क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहिए तुझे? घर की चाबी? वो तो मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। इलाज के नाम पर मुझे मारना चाहती है तू। ये कहते हुए सुनंदा की सांस फूलने लगी। उन्हें फिर से पैनिक अटैक आने लगा। वो घबराहट में डिम्पल का हाथ पकड़ लेती है। डिम्पल, बेटा मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। यहाँ की ठंड में मेरी जान पर बनाई है। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी माँ को इस ठंड में कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरभि ने अपनी ननद की बात को अनसुना कर तुरंत अपनी सास के पैर रगड़ने शुरू कर दिए। उन्हें गर्मा गर्म जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया। उनकी हालत देख सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं आपको यहाँ दुख देने के लिए लाई हूँ? मेरी अपनी माँ की मौत इसी पैनिक अटैक की वजह से हुई थी, क्योंकि गांव में उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने ठान लिया था मैं नेचुरोपैथी सीखूंगी ताकि कोई और माँ इस तरह ना जाए। ये सुनकर सुनंदा जी और डिम्पल सुन रह गए। माँ, आप जानते हैं कि ये पेड़ मेरे दादाजी ने मेरी माँ की याद में लगाया था।
और इस पेड़ की हवा में वो सुकून है जो किसी शहर के एसी वाले कमरे में नहीं। मैं चाहती थी आप यहाँ आकर उस सुकून को महसूस करें जिसे मैं अपनी माँ में देखती थी। आप मुझे ताने देती रही, पर मैं आप में अपनी वही माँ ढूंढ रही थी जिसे मैं बचा नहीं पाई। सुरभि की बातें सुनकर सास की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने सुरभि को गांव की लड़की कहकर उसका अपमान किया था, जबकि वही बहू अपनी मृत माँ की ममता को अपनी सास में ढूंढ रही थी। अगली सुबह जब धूप की किरणें पेड़ की टहनियों से छनकर अंदर आई तो नजारा बदला हुआ था। सुनंदा जी सुरभि की गोद में सिर रखकर सोई हुई थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हम मेट्रो की चकाचौंध में इतने अंधे हो गए थे कि हमें रिश्तों की गर्माहट नजर ही नहीं आई। कुछ देर के बाद जब सुनंदा जी की आंख खुली, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी तबीयत और खराब होगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनका सर दर्द एकदम हल्का था। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। उनके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। ये देखकर सुरभि के ससुर जी भी खुश हो गए। उन्हें अपनी पत्नी की रात की कही हुई बातें याद आई तो उन्होंने उसे ताने मारते हुए कहा, क्यों, मुझे तो तुम अभी भली चंगी लग रही हो। मुझे तो लगा था आज तुम्हारी अर्थी उठने वाली है। अजय छोड़िए भी, सच कहूँ तो इस शुद्ध हवा में मेरी दम घुटने वाली बीमारी जैसे खींच ही गई है। कल जितनी सुकून की नींद तो मैंने बरसों बाद ली है। सच भाभी, कल कुछ देर तो ठंड लगी, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आई। मगर भाभी, कल रात को जो साया और धुआं देखा वो क्या था? कल रात जो सफेद साया आपने देखा वो कोई भूत नहीं, वो गांव के वैद्य जी थे। उनके चेले थे जो नीचे विशेष जड़ी बूटियां जला रहे थे, जिसका धुआं ऊपर ट्री हाउस में आ रहा था। उसी से आपकी सेहत सुधरी है। सुनंदा जी को समझ आ गया कि सुरभि की गांव वाली पढ़ाई उनकी मेट्रो सिटी वाली सोच से कई ज्यादा गहरी थी। वो सुरभि की तारीफ कर रही थी। सुरभि के ससुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा जी से कहा, अरे गांव में सूरज कहीं और से उगता है क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो इसलिए कि सुनंदा जी, आप में ये बदलाव कैसे? आप भी मुझे सास के जैसे ताने मार लो। अरे मैं थोड़ी ना सास हूँ जो ताने मारूंगा, वो तो तुम्हारा काम है। उनकी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी सुनंदा की सुरभि का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, कल तक मैं इस घर की मालकिन बनने की जंग लड़ रही थी, पर आज तूने मुझे माँ बना दिया। तू बीए पास नहीं है, तू तो दिल से पढ़ना जानती है। हमें इस ट्री हाउस से ठंड नहीं बल्कि तेरे प्यार की गर्माहट ने बदला है। उस दिन उस ठंडे पेड़ पर एक नए और गर्म रिश्ते का जन्म हुआ था। भाभी हमें माफ कर दो, हम तो आपको अनपढ़ समझते थे, पर आपने तो माँ को बिना दवा के ही ठीक कर दिया। हाँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब से इस घर की रसोई नहीं, घर की चाबियां भी तू ही संभालेगी, मगर एक शर्त है। सुनंदा जी की शर्त वाली बात सुनकर सुरभि और उसके ससुर जी उन्हें गौर से देखने लगे। तभी सुनंदा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, बस हर साल ठंड में इसी तरह तुझे हमें पेड़ पर लेकर आना होगा। हम लोग हर साल ऐसी ही भयंकर ठंड में पेड़ पर सोने का आनंद लेंगे। पक्का माँ जी। अब हर साल ठंड में पूरा घर अपनी छुट्टियाँ उसी ट्री हाउस में बिताता था। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं महक, मीना, करीना, वेद, जय मां काली, नितेश, आरती, जॉनी, ममता, इरफान, अभिषेक, जीमल और राजन। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें